नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मित्रों, मास्टर वीडियो का पहला सीरीज जो हमने दिया था, सीरीज का पहला वीडियो जो हमने दिया था, उसमें आप लोगों ने उत्सुकता बहुत अच्छे से दिखाया। जिस तरह से उसमें व्यूज आए हुए हैं उस तरह से हमें उत्साह जो मिला उसको आप लोग बनाए रखिए और अच्छे से ज़्यादा इसको शेयर करिए। साथियों, ये जो दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं हम, इस वीडियो को आप एकदम से ये समझिए कि ब्रह्मास्त्र साबित होगा, उद्देशिका से लेकर के राज्य एवं राज्य क्षेत्र तक का, यानी कि पहले आर्टिकल के पहले तक का और उद्देशिका से लेकर के इसका जो भी एक यूनिट बन रहा है, इस यूनिट से आपको एक वीडियो देने जा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस यूनिट में आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं और दूसरी चीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि उसको हम रिपीट भी कर दिए हों। तो इसलिए आप बहुत कंसंट्रेट होकर के इस यूनिट को देख लीजिएगा। ये यूनिट आपके यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट हो, उन सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। खासकर ये वनडे एग्ज़ाम हो या आरओ एआरओ हो या फिर आपका सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट देगा, इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग देरी ना करते हुए। मित्रों, पहला पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उद्देशिका। उद्देशिका में हम यदि आपसे कहें कि उद्देशिका किसे कहेंगे, तो उद्देशिका का आशय यहाँ पे उस पॉइंट से है, जैसे हम किसी चीज़ को या कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना लिखते हैं कि ऐसे ऐसे थोड़ी सी उसका समरी दे देते हैं, जिससे अंदर का भाग का पता चल जाता है कि अंदर में हमें क्या मिलने वाला है, क्या कुछ हम पढ़ेंगे। तो वही चीज़ हमारे संविधान में भी दिया गया है। हमारे संविधान की उद्देशिका जो है, उसके जो पॉइंट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि संविधान के अंदर में क्या कुछ होगा, संविधान का सारा निचोड़ मिलेगा साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा, संविधान की उद्देशिका जो है, पूरी उद्देशिका आपके सामने है। इसको देखिएगा, अगर पढ़िएगा तो इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपना इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मित्रों, इसका जो भाषा है ये बहुत टफ है थोड़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसकी भाषा में ही आप जान गए होंगे कि कितना कुछ भाषा टप में रख करके और इतने में ही एक गागर में सागर समाहित कर दिया गया है। आप इतने में ही समरी सब कुछ समझ जाएंगे कि भारत का संविधान किस तरह का संविधान है। मित्रों, कुछ पॉइंट इसमें जो आपने पढ़ा, इसमें मूल संविधान में नहीं थे, जिनको कि बाद में जोड़ा गया था। अब वो कौन कौन से पॉइंट हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही। अब आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे समाजवादी जो है शब्द, ये पहले मूल संविधान में नहीं था। दूसरा, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, यह भी मूल संविधान में नहीं था। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी एक अखंडता शब्द, और अखंडता शब्द भी हमारे जो है मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, इस तरह से कुल 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। अभी एक पॉइंट इस तरह से पॉइंट भी मिलेगा आपको, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आगेगा। आगे देखिएगा, ये आपका जो है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिकता या वस्तुनिष्ठ जब संविधान लागू किया गया था तब कैसा था, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य तब बना। इसके पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। सारा कुछ निर्णय लेने वाला कौन था उस टाइम पे? ब्रिटेन था। इस तरह से
यह लाइन जो होती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना, तो यह बना कब, 26 जनवरी 1950 को। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिएगा संविधान में हमारे राष्ट्र के नाम का उल्लेख किया गया है, भारत तथा इंडिया। दोस्तों आपको अगर कोई पूछे आपसे कि आपके देश का क्या नाम है, संवैधानिक नाम बताइए, तो आप केवल भारत और इंडिया बता सकते हैं। हिंदुस्तान शब्द हमारे संविधान में नहीं शामिल किया गया है, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम कैसा है, इस शब्दों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको पूरा का पूरा उद्देशिका ही आपको पढ़ा दिया, और उद्देशिका का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, इस तरह से क्रम में समाहित किया गया, इस तरह के क्रम में इसको रखा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, यही चीज़ें हमने आपको पहले अभी बता दिया था उद्देशिका बताते समय ही, और वही चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं, क्या क्या जोड़ा गया, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत के को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित नहीं था, देखिए बार बार ये रिपीटेड हो रहे हैं, अखंडता, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या प्रजातांत्रिक गणराज्य। अब यहाँ पर साथियों एक एक शब्दों का अगर समझें यहाँ पे समरी, तो इन शब्दों में जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये प्रजातांत्रिक गणतंत्र दिया गया है, गणतंत्र से तात्पर्य क्या होता है, गणतंत्र वह तंत्र व्यवस्था होता है या वह व्यवस्था तंत्र होता है जिसमें कि जनता के द्वारा, गण मतलब लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पर प्रशासन चलाती है, वो गणतंत्र होता है। जहाँ पर राजा यानी कि उसके जितने वंशज हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ट्रांसफ़र होता रहे, तो वहाँ पर राजा होता है प्रमुख, वो राजतंत्र कहलाता है साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है, क्या क्या चीज़ें सही हैं, कुछ पॉइंट सही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। पंडित नेहरू ने साथियों जब संविधान बनाने की बात हुई थी तो उस टाइम पे ये हुआ कि कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लाया जाना चाहिए कि कैसे कैसे क्या संविधान बनेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था वो पंडित नेहरू ही लाए थे। वही ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर सुधार करके वही बाद में जब पास कर दिया गया तो वही भारत के संविधान की उद्देशिका बन गया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, तो इस चीज़ को भी जानते रहिएगा, कौन किया था, पंडित नेहरू ने किया था, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है, जो विशिष्ट कुछ है। आगे देखिएगा मित्रों, ज्ञानालय चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पहले विजिटर हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसके कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करने का कोशिश करिए। साथियों ये जो PDF हम पढ़ा रहे हैं यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्ञानालय के टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये PDF जो हम पढ़ा रहे हैं वो PDF आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो इस तरह से मित्रों हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में फिर वही बातें आ रही, कब किया गया था, 42वें संशोधन द्वारा। अच्छा अब आप लोग बताइए कि क्या क्या संशोधन करके शामिल किया गया था, इसको हम नहीं बताएंगे।
वह शब्द जो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। वो था क्या? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए हमने कहा हम नहीं बताएंगे और तीनों के तीनों शब्दों को हमने बता दिया। आगे देखिए, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या संविधान की जो लक्ष्य है उसको क्या क्या सुनिश्चित करना है नागरिकों के लिए? तो इसमें देखिएगा वह यह है कि सामाजिक, आर्थिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की संकल्पना, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन सभी को क्या करना, सुनिश्चित करना है। ये संविधान की जो लक्ष्य हैं वो आपको बता रहे हैं। सॉरी साथियों, ठीक है। अभिव्यक्ति से तात्पर्य, अच्छा थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर देते। क्या होता है? जैसे आपके मन में कुछ चीज़ें आ रही हैं उसको आप बयां कर सकते हैं, ये आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आपके मन में गाली आ रहा किसी के लिए तो उसके मुंह पे गाली आप दे दिए, ठीक है, वहाँ पे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह से व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी आपको बना करके रखना है, गाली नहीं दीजिएगा आप लोग, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे देखिएगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं है, यहाँ पर क्या है, जनता के द्वारा चुना गया शासक है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो क्या हैं, ये जनता के द्वारा चुने गए हैं। जो कि जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने उनको चुन लिया तो वो जनता के द्वारा ही इनडायरेक्टली जान लीजिए चुने गए हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो भी इनडायरेक्टली चुने गए हैं, तो किसके द्वारा चुने गए? जनता के द्वारा। वंशानुगत है? नहीं है। आगे देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ पर जो संविधान का मूल बात है वो क्या कहता है? संविधान की जो मूल बातें हैं उसमें ये कहता है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग से मतलब क्या है? जनता। जनता कह रही है कि हम भारत के लोग। भारत के लोग कौन है? समस्त जनता। तो वो चीज़ें आपकी प्रस्तावना में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये शब्द डाला गया है, ये सार्वभौमिकता को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया था। कहाँ पर? प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से समान हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यही सिद्धांत सार्वभौमिकता कहलाता है। यानी कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई उद्योगपति तो कोई जो है भिखारी नहीं, हर कोई बराबर है। वन पीपुल वन वोट, ठीक है। एक व्यक्ति का एक वोट है, चाहे वो कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कितना ही छोटा भिखारी क्यों ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है क्या चीज़? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष ही होता है। और दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष देश कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष देश कौन था? भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और ये जो शब्द हैं ये 1950 के संविधान में लागू नहीं थे। ये शब्द जो है ये कथन सही है, ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाती है उद्देशिका। यहाँ पर साथियों थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कहीं कहीं अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कुछ लोग उद्देशिका को कहते हैं, अगर केवल यही पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है बिना किसी का नाम दिए तो आप उद्देशिका लगाएंगे। अगर नाम दे देता है, जैसे अगर दे देता है कि अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 जो है उसको उन्होंने क्या कहा था? आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों की मांग जा करके सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं यदि आपके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको संविधान की मूल आत्मा कहा था उन्होंने। ऐसे ऐसे कुछ लोग जो है
अन्य अन्य बयान दिए हैं तो उनके अगर बयान पूछ लिए जाते हैं स्पेशली करके तो मानिएगा, नहीं तो अगर केवल इतना पूछा जाता है कि कहाँ पर किसने ये कहा कि उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग है, तो ये आपका जो है उसमें प्रस्तावना अगर आती है तो उसमें आपका उद्देशिका ही होगा, प्रस्तावना ही होगा, अगर संविधान की मूल आत्मा कहलाती है बिना किसी का नाम दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था। सॉरी साथियों, दोस्तों कोई भी अपना कार्य कभी भी गलत नहीं बताता, तो इस चीज़ से आप याद रखिएगा कि पवित्र दस्तावेज कौन कहेगा, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। अब वो जो प्रारूप तैयार किए हैं तो वो अपने प्रारूप को गलत तो नहीं कहेंगे, पवित्र ही कहेंगे। तो इससे आप याद करिएगा कि पवित्र कौन कहा रहा होगा, तो B.R. अम्बेडकर ने कहा रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको ये लाइन याद हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ऐसा किस वाद में उसने कहा था उच्चतम न्यायालय ने? तो ऐसा कहा था बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ये किस वाद में? केशवानंद भारती के वाद में मौलिक संरचना की संकल्पना दिया था। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संरचना की जो बात कही गई वो किस वाद में कहा गया, तो केशवानंद भारती के वाद में कहा गया। मित्रों, अभी भी अगर ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे हमारे मनोबल बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो कितने देखने वाले हैं, कितने लाइक करने वाले हैं। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्ञानालय के टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो कहाँ किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। उद्देशिका में भी आपने देखा था आर्थिक न्याय की बातें जो थीं, वहाँ पर आपने देखा था कि आर्थिक न्याय भी शामिल था, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से दो जगहों पे आप देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ पे? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 जगहों पे इन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। उद्देश्य को कौन सा प्रभावित करता है? उसकी प्रस्तावना। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था क्या की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे देखिएगा। शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली लाइन आपको मिल रही है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, तो वह होती है संप्रभुता। अब आप कहेंगे संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता से आशय यह है कि जैसे आप अपने घर में कुछ करना चाह रहे हों, कि मान लीजिए कि आप अपने पसंद की शादी करना चाह रहे हैं। अब वो शादी करना चाह रहे हैं लेकिन वो शादी नहीं हो सकती है क्योंकि आप संप्रभु नहीं हैं। आपके ऊपर भी कोई है, कौन है? पापा है। पापा उस पर वीटो भी लगा सकते हैं कि नहीं भी होगी, और हाँ भी कर सकते हैं कि हाँ हो सकती है। तो इस तरह से आप संप्रभु नहीं हैं। मान लीजिए कि जब आप पापा यानी कि जॉइंट फैमिली से अलग कहीं पे रहने लगे हैं, शादी वगैरह करके रहने लगे हैं, अब वहाँ पे डिसाइड करना है कि मकान बनवाना है तो उसको कैसे बनाना होगा, किस डिज़ाइन में बनाना है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वहाँ पे आपके ऊपर कोई नहीं है, तो वहाँ पर आप संप्रभु हैं। तो इसी तरह से कोई देश है,
उसके ऊपर अगर कोई दूसरा देश शासन कर रहा है तो वह संप्रभु नहीं होता है। यदि वह देश संप्रभु है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर रहा है, वह देश अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, तो संप्रभु जो होता है साथियों, यह किसी भी देश का मूल तत्व होता है। अगर से आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता तभी है जब तक कि उसके पास संप्रभुता है। संप्रभुता अगर उसके पास नहीं है तो स्वतंत्रता भी उसके पास उतनी नहीं मानी जाएगी। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह कैसा है? संसदात्मक शासन प्रणाली। कहीं कहीं देखते होंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, कहीं कहीं राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो इस तरह से यहाँ पर जो किया गया व्यवस्था साथियों, ये संसदीय शासन प्रणाली किया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों जुकाम हो गया है, इससे थोड़ा बोलने में थोड़ा बाधा आ रही है, इसको आप लोग अवॉइड करिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। इन सभी को हम डिस्कस कर देते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था स्थापित किया गया है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वे प्रतिनिधि जा कर के एक जगह पे यानी कि केंद्र में बैठते हैं। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि सभी बैठे रहेंगे और इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो कुछ निर्णय लिया जाएगा वो यहाँ बैठा व्यक्ति निर्णय लेता है। यहाँ बैठा व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि इसी में से, इन्हीं सदस्यों में से कुछ कोर भाग होते हैं जिनको कैबिनेट कहा जाता है, वे उस पर निर्णय लेते हैं। वे निर्णय पूरे देश पर लागू होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में यही होता है कि जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर होते हैं, वो प्रतिनिधि अपने कुछ सरकार चुनते हैं, वो सरकार पूरे देश पर प्रशासन चलाती है। ठीक है, तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली हो जाता है साथियों। यहाँ पे दिया गया है संघात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई एक देश हो और उस देश में क्या हो, केंद्र भी हो और राज्य भी हो। मान लीजिए पूरा एक देश ये है जिसमें 4 राज्य हैं। अब एक राज्य हो गए, एक राज्य, एक राज्य, एक राज्य ए। तो इन चारों राज्यों को जोड़ करके अगर एक देश बनाया जाए तो यह क्या कहलाएगा? संघात्मक शासन प्रणाली होगी यहाँ पे। यानी कि संघ, सभी लोग मिल करके एक देश का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संघात्मक सरकार होती है, जो कि राज्य अपने आंतरिक प्रशासन के लिए स्वतंत्र होते हैं, बाह्य प्रशासन के लिए, बाह्य निर्णयों के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संघात्मक सरकार होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर बात की जाए तो उससे तात्पर्य यह होता है कि अगर से देखेंगे तो किसी भी देश की 3 होते हैं तत्व। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है विधायिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। ये तीनों आपस में क्या हैं अगर देखे जाएं तो इनसे ये न्यायपालिका जो है इस दोनों से स्वतंत्र है। यानी कि जो भी फैसला सुनाएगी वह जो नियम कानून है उसके आधार पर स्वतंत्र होकर के सुनाती है। इस पर इसका कोई दबाव नहीं होता है। इसका तात्पर्य यही है कि स्वतंत्र रूप से है, सरकार के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। समझ में आया साथियों? मंत्रिपरिषद क्या होती है? जनता के प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की यह है। आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यहाँ पे से होना चाहिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। क्या क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक तो वे अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा में यदि विश्वास प्राप्त नहीं रहे तो उनकी सरकार जो होती है गिर जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि गए हैं यहाँ पर चुन करके, इन सभी का यहाँ पर बैठे जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण होता है। अगर ये लोग बहुमत में ना इनका साथ दें तो इनको क्या होगा? रिजाइन करना पड़ेगा। आगे देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है साथियों, मित्रों
आप लोग ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसके बारे में ज़रूर बताइए हमारे चैनल को कि कैसा कैसा आप लोगों को मिल जा रहा है यहाँ पे आसानी से टेलीग्राम पर सब कुछ फ्री में। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं। यह है कि यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। सर्वोच्च सत्ता जो होती है जनता में निहित है। ये इसके मूल तत्व हैं साथियों। सही कथन इसमें कुछ बताए गए हैं भारत के संविधान के संदर्भ में। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है या राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, इसके ऊपर कोई किसी भी देश का शासन नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यहाँ पर लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि राजा राज कर रहा हो। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आप देखेंगे भारत की जो संविधान का आपको यहाँ पे मिलता है मौलिक कर्तव्य के पहले मौलिक अधिकार और उसके बीच में आपको मिलता है नीति निर्देशक तत्व। ये जो हैं आपके क्या हैं, कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से रखे गए हैं। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है? एक संविधान संगत सरकार और लोकतंत्र सरकार विधि का शासन, ये क्या है भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। भारतीय संविधान का दर्शन है कैसा है, कल्याणकारी राज्य हो, समाजवादी हो, राजनैतिक समानता हो। कोई ऐसा ना हो कि राजा ही राज करता रहे और प्रजा उस राज सत्ता पर ना पहुंच पाए। राजनैतिक समानता है, कोई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वह है जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र यही कहलाता है कि प्रजा के पास सारे अधिकार होते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय भी निर्धारित होता है। कैसे? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। यानी कि मित्रों, केंद्र के पास जो शक्तियां हैं उस पर केंद्र प्रशासन करता है, राज्यों के पास जो शक्तियां हैं उस पर राज्य कानून बनाता है और प्रशासन करता है। भारतीय संविधान है कैसा है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। न कि पूरी तरह से कठोर और ना ही पूरी तरह से लचीला ही है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। किस चीज़ का? न्यायिक समीक्षा का। न्यायिक समीक्षा की जो प्रणाली होती है साथियों, उसका मतलब यह होता है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई न्याय दे दिया तो उस न्याय को दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट में ही, सर्वोच्च न्यायालय में ही चैलेंज कर सकते हैं कि इस पर पुनः विचार कर लीजिए, हो सकता है कि आपसे चूक हो रही हो। तो इस तरह से जो व्यवस्था होती है वो संसदीय प्रणाली में वो न्यायिक समीक्षा होती है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा से एक और आशय होता है साथियों, न्यायिक समीक्षा का मतलब ये भी होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कि हमारे यहाँ संसद है वह यदि कोई कानून बना रहा है तो उसको संसद के कानून को क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि यह जो हमारी संविधान है उसके संगत है कि नहीं है, उसकी समीक्षा करेगी। और अगर वह संविधान संगत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध भी घोषित कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य यहाँ पर इससे भी है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे दिया गया है कथन और कारण और इसके बाद आपको उत्तर देना है। कथन यह है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। तो बात सत्य है कि यहाँ पे संघीय है, एकात्मक नहीं है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ पर जो ये बातें हैं, ये बातें दोनों सही तो हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना किया है, यह कारण हो किसका? संघात्मक प्रणाली का, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो ए जो है और आर सही है, लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण कहाँ आपको दिखता है? तो वह दिखता है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा में और पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका में। यानी कि सब कुछ जो है भिन्न भिन्न शक्तियों के पास है, किसी एक व्यक्ति के पास निहित नहीं है। तो यह चीज़ें क्या हैं? संघात्मक लक्षण आपको दिखाते हैं। आगे देखिएगा साथियों, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग इसको यह भी कहते हैं कि नहीं, भारतीय संविधान जो है एकात्मक संविधान है, संघात्मक नहीं है। वो इस तर्क पर देते हैं, कहते हैं देखिए केंद्र ही है, राज्यों में भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए राज्य का जो मुखिया है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? कहते हैं केंद्र के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि केंद्र का राज्य पर भी नियंत्रण है। और दूसरी चीज़, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है हर राज्य का अलग अलग होता है। तो इस तरह से एक संघ जो होता है उसमें हर राज्यों के समान प्रतिनिधित्व होते हैं, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर राज्यपालों की तो नियुक्ति कर ही रहे हैं, साथ में अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं जिसको आप IAS कहते हैं। वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वह नियुक्त किया जाता है केंद्र के द्वारा। तो ये भी केंद्रीयकरण का ही होता है, पार्ट की एक केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए केंद्र के ही हिसाब से ये कार्य करेंगे। तो इसलिए ये कहते हैं एकात्मक तत्व है ये। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा मजबूत एकात्मक होते हुए परिसंघात्मक है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है? वह है कि संविधान शासन की मूल संरचना के एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कैसे होता है? भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है परोक्षतः निर्वाचित होता है। परोक्षतः मतलब यह होता है कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे हो गया? जैसे जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, सांसदों को और विधायकों को, इस तरह से जो संसद के जो सदस्य बने यानी कि सांसद और विधायिका यानी कि विधान परिषद के सदस्य जो बने विधायक, इन सभी के द्वारा चुना जाता है किसको? राष्ट्रपति को। तो अंततः जो राष्ट्रपति का चुनाव किया गया वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुना गया। तो इसलिए मान लिया जाता है कि यह क्या होता है? जनता के द्वारा ही चुने गए। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरह से साथियों ये भी बात सत्य है कि गणतंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं है। तो ये दोनों सही हैं, और कथन और कारण, और ये जो है मान्यता भी स्पष्टीकरण दे रहा है, कारण भी। ठीक है, कथन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन का रक्त होते हैं। बात तो सही है भाई, राजनीतिक दल ना रहे तो फिर लोकतंत्र है ही नहीं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। बातें ये भी सही हैं कि लोग यही बोलते हैं कि अरे ये पार्टी तो ऐसी है, ये पार्टी वैसी है, गाली देते हैं। तो ए और आर सत्य है और स्पष्टीकरण भी सही ही है। आगे देखते हैं, भारत में संघवादता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो ये तो सत्य है, लेकिन आर्य जो है कह रहा संघीय राज्य ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से ही कि ये संघीय राज्य संघीय राज्य है। आगे दिया है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। बात सही है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो ये भी बात सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही ही है। आगे देखिएगा,
महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये बातें हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही ही है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? साथियों देखिए, इस पर भी थोड़ा हम डिस्कस कर दें। जैसे भारत का जो संविधान है, इस पर ये आरोप लगता है कि यह केवल दूसरे देशों से लेकर के जो भी पाएँ वो रख दिए हैं और एक मोटा दस्तावेज बना दिए हैं, महाभारत तैयार कर दिए हैं। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान में उन्हीं तत्वों को शामिल किया गया है जो हमारे देश के लिए हित में थे। जो हमारे देश के हित में थे उनको हमने शामिल किया। दूसरी चीज़ें हमने दूसरे देशों से भले लिया, लेकिन वही तत्व लिया जो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अच्छे थे। इसके अलावा हमारे देश का जो संविधान है साथियों, वह विविधताओं से भरे हुए देश का संविधान है, जहाँ पर कई राज्य हैं जो एक मिल करके एक जो है देश बनाते हैं। अब इन अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं और उन सभी विशेषताओं को समाहित करते हुए एक ही संविधान बनाया गया है। राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं बनाया गया है। तो इसलिए भी हमारा संविधान क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और वह बड़ा इतना हो जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन जाता है। ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई इस तरह से वकालत करे कि इसमें तो कुछ बनाया ही नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से उठा करके सब रख दिए हैं, तो आप लोग उनको जरूर ये जवाब दीजिएगा कि ऐसा नहीं है। जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है वो हमारे देश के हित में था, उसी को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यह संघ और राज्य सरकारों दोनों का जो है संविधान है, इसीलिए यानी कि राज्यों का और केंद्र का दोनों का संविधान होता है इसमें। भारत में राज्यों का संविधान भारत के संविधान से अलग तो है नहीं। एक संविधान का अलग था जम्मू कश्मीर का, जिसको भी अब ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट लाइन, और ये है आपका कथन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। और कह रहा कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों जो हैं कथन सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक ही पूरी तरह से और ना ही एकात्मक है। मजबूत संघात्मक, मजबूत एकात्मक ना होकर के मजबूत संघात्मक व्यवस्था है, जो कि केंद्र की जो है सरकार वो मजबूत सरकार है, जो कि राज्यों पर मजबूत नियंत्रण रखती है। ठीक है। तो ना तो इसको जो है एकदम से एकात्मक कहा जा सकता है और ना ही संघात्मक, पूरी तरह से उसका मिश्रण है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? गाडविन ऑस्टिन ने कहा था। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। मित्रों, ये लाइन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही कोटेशन देकर के पूछ लेता है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, एक कथन जो है किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था। भारत की राजनीतिक पद्धति के बारे में सही क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है और संघीय नीतियां यहाँ पे हैं। ये बातें हमारे संविधान के संदर्भ में सत्य हैं। आगे देखिएगा, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, ये बातें सत्य हैं। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी बातें सत्य हैं। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वो कैसी होती है? वह होती है संवैधानिक सरकार। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता मतलब सरकार की सत्ता के प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई राज्य यानी कि सरकार जो होती है उसे को राज्य आप मानिए और वह तानाशाही करती है, तो वह संविधान जो होता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। बहुत ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को
क्लास 1 से ही पढ़ाया जाता है और उस चीज़ को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वह यह है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक क्या है? वो न्याय का प्रतीक है। आपको ये बताना है साथियों, जो चक्र है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में वो कहाँ से लिया गया है? चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां जो हैं वो कितनी हैं? वो 24 हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का जो गायन किया जाता है वह कितने सेकंड में किया जाता है? वो 52 सेकंड में किया जाता है। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? वह बेरूबारी वाद में कहा गया था कि उसका अंग नहीं है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये कहा गया था बेरूबारी वाद में। ठीक है, आगे देखिएगा। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा था और किस चीज़ को? ये किसे कहा जाता है? तो वह उद्देशिका को कहा जाता है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में कहा गया था। साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आप बना सकें इसको उतना इंपॉर्टेंट बना लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो होती है संविधान का भाग है। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया था? केशवानंद भारतीवाद में ही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। प्रस्तावना में आप लोगों ने इन सभी शब्दों को देखा होगा, हर जगह पे अलग अलग रूप में टुकड़े टुकड़े रूप में आ रहे हैं, इसलिए हमने आपके सामने संपूर्ण प्रस्तावना को ही रख दिया है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कई बार याद करने का प्रयास करिएगा तो वो सारे के सारे कंटेंट आपको याद हो जाएंगे सही से। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम लोग। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? वो भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही किया गया था। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? वह क्या अर्थ है? वह है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी दूसरी जो है शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि आप जॉइंट फैमिली से निकल करके बाहर जाते हैं, कमाते हैं, वहाँ पे घर बनवाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी डिज़ाइन कैसी हो, क्या क्या कैसे किया जाए, उसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उस पर आपके पापा का नियंत्रण नहीं है कि पापा आएंगे वहाँ पे कुछ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जब तक आपके ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण है तब तक आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं हैं। जब आपके ऊपर से नियंत्रण हट जाता है और आप ऊपर बैठ जाते हैं, संपूर्ण जो है नियंत्रण के रहित हो जाते हैं, तो वह टाइम जो होता है वह क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न होने का होता है। उस टाइम पे आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होते हैं। आगे देखिएगा। भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही भारत के संबंध में जो है धर्मनिरपेक्षता का सही भाव है। और देशों में देखेंगे जैसे साथियों उनका अपना धर्म होता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है उसका अपना धर्म है। उसका धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। जैसे कुछ टाइम पहले अभी देखेंगे नेपाल था, तो नेपाल का भी अपना धर्म था, हिंदू धर्म वो मानता था। ठीक है, लेकिन भारत में सर्वधर्म संभवा की अवधारणा को अपनाया गया है और इस पर भारत में कोई भी धर्म जो है एक धर्म का नहीं रखा गया है कि भारत में एक किसी एक धर्म का होगा। ठीक है, भारत में सभी धर्म संभव हैं और ऐसे जो संभव होने वाला जो अवधारणा होती है वही क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्ष कहलाती है। पहला विश्व का जो धर्मनिरपेक्ष जो देश है वह अमेरिका है। अभी आगे हो सकता है कि आप लोगों को मिले भी। आगे देखिएगा मित्रों, भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं हो। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो संविधान की प्रस्तावना। यदि साथियों इसमें ये न दे नाम कि किसने कहा था कि इसको जो है संविधान की आत्मा, तो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए तो इसमें संविधान की जो आत्मा होगी वह प्रस्तावना को ही आप कहिएगा। अगर अम्बेडकर का नाम दे देता है तो आप 32 को लीजिएगा। इस तरह से किसी का नाम देता है तो उसके कोटेशन को याद रखिएगा, नाम नहीं देता है तो प्रस्तावना को याद रखिएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ कही गई है? वो मूल अधिकारों में कहा गया है, वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है, वह मूल कर्तव्यों में कहा गया है। ठीक है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 और 39 के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए? ठीक है, ये कहा गया था किस वाद में? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यह रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था। ठीक है। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? देखिए यही चीज़ें आ गया, तो वो कौन है? अमेरिका, यूएसए। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? तो ऐसा कथन सुभाष कश्यप जी ने कहा था। ये भी एक संविधान की पुस्तक भी लिखे हुए हैं, आप लोग मार्केट में देखेंगे तो सुभाष कश्यप जी की आती है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसको हमने कई बार डिस्कस किया कि संप्रभुता होती है। संप्रभु आप हैं तो आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप संप्रभु नहीं है, इसके मतलब यह है कि आपके ऊपर किसी का नियंत्रण है। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। क्या जोड़ा गया था? हमने आपको बताया 3 तत्व जोड़े गए हैं। कौन कौन? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना? तो जब संविधान लागू हुआ तब बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह क्या होता है? वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित किया जाता है। यही इसके गणतंत्र का मूल तत्व है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से अंगीकृत किया गया था साथियों। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा एक क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि थे या अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि थे? कैसे थे? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका उत्तर हम पिछले वीडियो में दिए हुए हैं, यदि आप नहीं देखें तो उसमें भी आप जा कर के देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित कराती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमने पिछली बार भी बोल दिया। प्रस्तावना नागरिकों को कौन सा स्वतंत्रता सुनिश्चित कराती है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना की, हर चीज़ की स्वतंत्रता ये इसको दिलाती है। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? तो एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद में। भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग जो हैं, यानी कि जनता जो है वो स्वतंत्र है। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा था? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इन्होंने संविधान का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया था, विश्व का सबसे बड़ा। भारतीय संविधान के बृहद होने का प्रमुख कारण क्या है? इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया कि संघ और राज्यों की सरकारों का संविधान एक ही है और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन भी इसी में कर दिया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या उनके अधिकार होंगे, तो इसलिए थोड़ा ये विस्तृत हो गया है। हमारी संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं, हमारे राज्यों की अलग अलग जो है विचारधाराएँ भी हैं, तो उनको सभी को समाहित करते हुए, उनको कुछ छूट देते हुए एक संविधान बनाया गया, तो इससे ये बहुत विस्तृत हो गया है। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ण कहा? तो ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने। इन्होंने ही, जेनिंग्स मतलब आप इनको याद रखिएगा, आइवर जेनिंग, इनका नाम ही ऐसा है कि जो कि बड़ा सार लग रहा है, तो इसी से आप याद रखिएगा कि बड़ा विस्तृत होने की बात इन्होंने ही कहा था। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया आपसे। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान है, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट के समान अधिकार रखता है, ना कि उनके समान ही है कि वो वंशानुगत होता हो। भारत किस प्रकार का प्रजातांत्रिक है? तो संसदीय
प्रजातांत्रिक। यहाँ पर भारत कैसा राज्य है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है साथियों, वहाँ पे राष्ट्रपति ही सब कुछ करता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति सब कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ कैबिनेट सब कुछ होती है और जनता सब कुछ होती है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है साथियों। संसद आएगा उसमें विकल्प में, और उसमें लोकसभा आएगा, उसमें राज्यसभा आएगा और उसमें राष्ट्रपति आएगा। तो उसमें केवल और केवल आप ये मान करके चलिएगा कि लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, राज्यसभा में उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप बार बार याद कर लीजिएगा कि केवल लोकसभा में ही उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण होते हैं। जैसे कि अमेरिका में है, वहाँ का राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, वही जो कह दिया वो कह दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक आत्मा कहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको हमने एक चीज़ बताया ये कि किसने जो है कहा कि संविधान की आत्मा है, मूल आत्मा है अनुच्छेद 32 को। तो वह किसने कहा? अंबेडकर जी ने कहा। ऑस्टिन ने किसे कहा? ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को कहा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बिना किसी का नाम लिए कि संविधान की मूल आत्मा कौन है, तो आपको क्या बताना होगा? वह बताना होगा प्रस्तावना को। ठीक है। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने बताया था? तो फिर यही कठोर और बड़ा और जेनिंग्स, इन सभी को एक में जोड़ करके चलिएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जेनिंग्स था। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा साथियों। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए ज्ञानालय का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा कर के टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको यहाँ जो ये PDF पढ़ाया गया है वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने मोबाइल में कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ही जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।